मुंबई की चमचमाती रातों में कभी आर्यन मल्होत्रा का नाम गूंजता था। देश का सबसे बड़ा अरबपति, जिसके इशारे पर शेयर मार्केट तक हिल जाता था। लेकिन एक रहस्यमयी कार हादसे ने उसकी सारी यादें छीन ली। जब उसे होश आया तो वह खुद को बनारस के एक छोटे से घाट पर पड़ा पाया। जेब में कोई पहचान नहीं, दिमाग में कोई अतीत नहीं। सिर्फ एक नाम उसके होठों पर अटका था, आरव। उसी नाम को उसने अपनी नई पहचान बना लिया। घाट पर चाय बेचने वाले रमेश काका ने उसे सहारा दिया। आरव दिन में नावें साफ करता और रात को गंगा किनारे बैठकर अपने भीतर उठती अजीब सी बेचैनी को समझने की कोशिश करता। उसे लगता था कि वह कुछ बहुत बड़ा खो चुका है, पर क्या, यह याद नहीं आता था। इसी बीच दिल्ली से आई एक पत्रकार मीरा वर्मा घाट पर पहुंची। उसकी आंखों में आरव को देखते ही अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी भूले हुए राज को पहचान रही हो। मीरा ने आरव को बताया कि कुछ महीने पहले देश का सबसे अमीर इंसान अचानक गायब हो गया था, आर्यन मल्होत्रा। आरव हंस पड़ा, मैं और अरबती, मगर भीतर कहीं कुछ टूट सा गया। मीरा ने उसे एक फोटो दिखाई, जिसमें वही चेहरा था, सूट में, करोड़ों की गाड़ियों के बीच। आरव का सिर चकरा गया। तभी सच्चा धोखा सामने आया। आर्यन के बिजनेस पार्टनर विक्रम राठौड़ ने ही हादसे की साजिश रची थी, ताकि कंपनी और अरबों की संपत्ति पर कब्जा कर सके। उसने आर्यन को मरवा देने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसे जिंदा छोड़ दिया, बिना यादों के। आरव की आंखों में अब डर नहीं, आग थी। उसने अपनी असली पहचान छिपाकर ही विक्रम के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। बनारस की गलियों से लेकर मुंबई की ऊंची इमारतों तक वह धीरे धीरे अपनी ताकत और दिमाग को पहचानने लगा। हर कदम के साथ उसकी खोई हुई यादें लौट रही थीं, और हर याद के साथ बदले की आग और तेज हो रही थी। अब सवाल सिर्फ इतना था, जब आर्यन मल्होत्रा पूरी तरह लौटेगा, तो क्या विक्रम उसकी तबाही से बच पाएगा, या फिर धोखे का हर हिसाब चुका दिया जाएगा। लखनऊ की बरसाती रात में होटल की खिड़की से शहर की लाइटें कांप रही थीं। आरव मोबाइल स्क्रीन पर आए उस मैसेज को बार बार पढ़ रहा था, तुम चाहे जो बन जाओ, भाग नहीं पाओगे। यह सिर्फ धमकी नहीं थी, यह विक्रम की मौजूदगी का सबूत था। मीरा ने धीमे से कहा, वह तुम्हें डराना चाहता है, ताकि तुम सामने आने से पहले ही टूट जाओ। आरव की आंखों में ठंडा आत्मविश्वास उतर आया। वह भूल गया है, मैं टूटने के लिए नहीं, बनाने के लिए पैदा हुआ था। शरद मेहता ने बताया कि विक्रम अब मुंबई में मल्होत्रा ग्रुप के सारे शेयर अपने नाम करने वाला है। एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में वह खुद को कंपनी का अकेला मालिक घोषित करेगा। अगर वह मीटिंग हो गई, तो आर्यन की वापसी बेकार हो जाएगी। अगली सुबह आरव और मीरा एक आम बस से मुंबई के लिए निकले। न कोई बॉडीगार्ड, न कोई लग्जरी, सिर्फ एक आदमी जो अपनी पहचान छुपाकर अपने ही साम्राज्य को वापस लेने जा रहा था। रास्ते में आरव को फ्लैशबैक आने लगे, मीटिंग रूम, शेयर मार्केट की स्क्रीन और विक्रम की चालाक मुस्कान। उसकी यादें लौट रही थीं, और उसके साथ उसका असली दिमाग भी।
मुंबई पहुंचते ही उन्हें पता चला कि विक्रम ने मीरा की तलाश शुरू कर दी है। उसके लोग हर न्यूज चैनल और होटल में फैले हुए थे। मीरा घबरा गई, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर मत, अब हम शिकार नहीं, शिकारी हैं। उन्होंने छुपकर एक छोटे से ऑफिस में प्रवेश किया, जहां आरव ने पहली बार अपने पुराने कोड से मल्होत्रा ग्रुप के सर्वर खोले। जैसे ही स्क्रीन पर उसका नाम चमका, आर्यन मल्होत्रा, उसकी सांस थम गई। विक्रम की पूरी चोरी, उसके काले सौदे, सब अब उनके सामने थे। आरव ने मीरा की तरफ देखा। अब उसकी बारी है गिरने की। रात के 2 बजे थे। मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच छुपे उस छोटे से ऑफिस में सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी जल रही थी। आरव अब लगभग अपनी असली पहचान को महसूस करने लगा था। हर फाइल, हर साइन, हर पासवर्ड उसके दिमाग में जैसे खुद ब खुद खुलता जा रहा था। मीरा ने अचानक कहा, आरव, यह देखो। स्क्रीन पर एक वीडियो खुला। उसी कार हादसे का फुटेज जिसे दुनिया एक एक्सीडेंट समझती थी। मगर इस वीडियो में साफ दिख रहा था कि विक्रम के आदमी ने आर्यन की गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारी थी। आरव की मुट्ठी भींच गई। तो यही था मेरा क्ल। नहीं, मीरा बोली, यही से तुम्हारा नया जन्म शुरू हुआ। उसी पल शरद मेहता का कॉल आया। सर, विक्रम कल सुबह ताज लैंड्स एंड होटल में बोर्ड मीटिंग बुला रहा है। वहीं वह खुद को कंपनी का मालिक घोषित करेगा। आरव की आंखों में चमक उभरी। तो वहीं मैं अपनी कब्र से निकलकर सामने आऊंगा। अगले दिन आरव एक साधारण कर्मचारी के रूप में होटल में घुसा, सिर झुका हुआ, चेहरे पर नकली पहचान। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वही आदमी जिसके सामने दुनिया झुकती थी, आज उनके बीच खड़ा है। मीटिंग शुरू हुई। विक्रम मंच पर चढ़ा, आवाज में घमंड था। आज से मल्होत्रा ग्रुप मेरा है, कानूनी तौर पर भी। तभी पीछे से एक शांत लेकिन भारी आवाज गूंजी। सच में विक्रम? सारा हॉल सन्न रह गया। आरव ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ आर्यन मल्होत्रा की पहचान। और उसी पल विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि भूत वापस आ चुका था। हॉल में सन्नाटा ऐसा था जैसे हवा भी रुक गई हो। विक्रम की उंगलियां कांपने लगीं। वह जोर से हंसा। यह कोई मजाक है? इस आदमी को बाहर निकालो। सिक्योरिटी आगे बढ़ी, मगर तभी मीरा ने प्रोजेक्टर चालू कर दिया। बड़ी स्क्रीन पर वही हादसे का वीडियो चलने लगा। विक्रम के आदमी की कार, टक्कर, और फिर जली हुई गाड़ी। बोर्ड में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। आरव? नहीं, अब आर्यन मल्होत्रा ने कदम आगे बढ़ाया। तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, विक्रम। लेकिन किस्मत ने मुझे तुम्हारे लिए जिंदा छोड़ दिया। विक्रम का घमंड अब डर में बदल चुका था। ये सब झूठ है। यह आदमी कोई फ्रॉड है। मीरा ने दूसरी फाइल खोली, फर्जी साइन, विदेशी अकाउंट, करोड़ों का घोटाला।
ये सबूत कोर्ट में तुम्हें उम्र भर के लिए जेल भिजवाने को काफी हैं। बोर्ड के मेंबर्स खड़े हो गए। कुछ ने सिक्योरिटी को पुलिस बुलाने का आदेश दिया। विक्रम पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में पागलपन था। वह चिल्लाया, आर्यन, तुम समझते हो कि तुम जीत गए। तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हारी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी है। आर्यन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, दुनिया नहीं विक्रम, सिर्फ तुम्हारी बारी आई है। पुलिस की सायरन होटल के बाहर गूंजने लगी। विक्रम भागने की कोशिश में गिर पड़ा। मीरा ने आर्यन की तरफ देखा। अब सब खत्म हो गया। आर्यन ने खिड़की से मुंबई की तरफ देखा, वही शहर जिसने उसे सब कुछ दिया और सब कुछ छीना। नहीं, अब तो असली शुरुआत है। विक्रम को पुलिस ले जा चुकी थी, लेकिन आर्यन मल्होत्रा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। होटल के बाहर खड़े मीडिया कैमरों की चमक में वह एक पल को भी सामने नहीं आया। उसने फिर से अपना साधारण चेहरा आरव ओढ़ लिया, क्योंकि उसे पता था दुश्मन सिर्फ विक्रम नहीं था, बल्कि वो पूरी दुनिया थी जिसने उसे मरा हुआ मान लिया था। मीरा ने धीमे से पूछा, तुम वापस अपने महलों और अरबों में कब लौटोगे? आर्यन की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि मेरे अपने किसने मुझे धोखा दिया, तब तक नहीं। शरद मेहता ने एक और फाइल खोली। सर, हादसे से एक दिन पहले आपकी पत्नी रुचिका मल्होत्रा ने विक्रम से गुप्त मीटिंग की थी। ये नाम आर्यन के सीने में तीर की तरह लगा। उसे कुछ याद नहीं था, पर दिल जैसे पहले से जानता था, सबसे गहरा धोखा हमेशा सबसे करीब से मिलता है। उसी रात आर्यन अकेले मरीन ड्राइव पर खड़ा था। समंदर की लहरें जैसे उसके टूटे हुए अतीत से टकरा रही थीं। अगर रुचिका ने मुझे बेचा है, वह खुद से बुदबुदाया, तो मैं उसे उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकवाऊंगा। प्यार की। मीरा ने उसका हाथ थामा। तुम सच में अपनी पहचान छुपाकर ही उससे मिलोगे? आर्यन हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि आरव से कोई नहीं डरता। लेकिन उसी आरव से उनकी सारी सच्चाई बाहर आएगी। दूर कहीं शहर की रोशनी में एक और खेल शुरू हो चुका था, धोखे और बदले का, जहां प्यार भी एक हथियार बनने वाला था। अगली सुबह आरव के रूप में आर्यन ने खुद को मुंबई की एक छोटी सी इवेंट कंपनी में नौकरी पर रखवा लिया। वही कंपनी जो रुचिका मल्होत्रा के सोशल और चैरिटी इवेंट्स मैनेज करती थी। करोड़ों की दुनिया छोड़कर वह अब कॉफी उठाने वाला एक साधारण कर्मचारी था, लेकिन उसकी नजरें हर पल अपनी ही पत्नी पर टिकी थीं। रुचिका अब भी उसी रॉयल अंदाज में रहती थी, डायमंड की ज्वेलरी, महंगी साड़ियां और नकली मुस्कान। मगर जब उसकी नजर पहली बार आरव पर पड़ी, तो वह पल भर को ठिठकी। क्यों? क्यों लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है? आरव मुस्कराया, मैडम, शायद सपनों में। वह हंसी, लेकिन उसकी आंखों में डर झलक गया। धीरे धीरे आरव ने उसकी दुनिया में जगह बना ली। वह उसके हर इवेंट का हिस्सा बनने लगा,
उसके फोन कॉल, उसके गुप्त मैसेज, सब उसकी नजर में थे। एक रात उसने सुना रुचिका किसी से फुसफुसा रही थी, हाँ, आर्यन सच में मर चुका है और विक्रम भी अब कुछ नहीं कर पाएगा। आरव की उंगलियां कांप गईं। तो शक सच था। मीरा को उसने सिर्फ एक लाइन भेजी, धोखा घर के अंदर था। अब यह सिर्फ संपत्ति की लड़ाई नहीं रही थी, यह उस औरत से टकराव था जिसे उसने कभी अपनी पूरी दुनिया माना था। रात के सन्नाटे में आरव यानी आर्यन मल्होत्रा रुचिका के बंगले के बाहर खड़ा था। अंदर से आती हंसी उसकी रगों में जहर की तरह उतर रही थी। वही हंसी जो कभी उसके लिए होती थी, आज किसी और के लिए थी। उसने मीरा के भेजे ट्रैकर से रुचिका का लैपटॉप एक्सेस किया। स्क्रीन पर एक गुप्त ईमेल खुला। विक्रम जेल में है, लेकिन हमारी डील अभी भी जिंदा है। आर्यन के सारे शेयर अब मेरे नाम ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आरव की सांसें तेज हो गईं। तो रुचिका सिर्फ गवाह नहीं थी, वह इस खेल की रानी थी। अगले दिन आरव जानबूझकर उसके सामने गया। मैडम, आप बहुत अकेली लगती हैं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रुचिका की आंखों में कुछ पिघला। अकेलापन वो सजा है जो बिना गुनाह के मिलती है। आरव को लगा जैसे वह खुद से ही बात कर रही हो। धीरे धीरे रुचिका आरव पर भरोसा करने लगी। उसे अपनी जिंदगी की बातें बताने लगी, एक पति जो हमेशा बिजनेस में खोया रहता था और एक दिल जो कभी भरा ही नहीं। आरव हर शब्द सुनता रहा, क्योंकि उसे पता था झूठ की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि उसमें आधा सच मिला होता है। अब उसका प्लान साफ था। वह रुचिका के दिल तक जाएगा ताकि उसके अपराधों तक पहुंच सके। रुचिका की जिंदगी में आरव अब एक साये की तरह शामिल हो चुका था, हर मीटिंग में, हर पार्टी में, हर अकेली शाम में। उसे लगता था कि यह साधारण सा लड़का ही उसकी थकान को समझता है। लेकिन आरव हर मुस्कान के पीछे छुपा जहर देख रहा था। एक रात जुहू बीच पर टहलते हुए रुचिका अचानक टूट गई। तुम जानते हो आरव, मैंने एक आदमी को धोखा दिया था, बहुत बड़ा आदमी। लेकिन अगर मैं ऐसा न करती तो आज मैं सड़क पर होती। आरव का दिल जैसे किसी ने भींच लिया। और क्या तुम्हें अफसोस है? उसने पूछा। रुचिका की आंखें समंदर में खो गईं। अफसोस सिर्फ तब होता है जब सामने वाला वापस आ जाए। ये शब्द किसी तलवार की तरह आरव के सीने में उतर गए। तो वह अब भी मानती थी कि आर्यन मर चुका है। उसी रात मीरा ने मैसेज भेजा, हमारे पास सारे कानूनी सबूत तैयार हैं, बस तुम्हारे इशारे का इंतजार है। आरव ने फोन बंद किया। अभी नहीं। वह चाहता था कि रुचिका सिर्फ कोर्ट में नहीं, अपने दिल में भी टूटे, क्योंकि कुछ धोखों की सजा जेल नहीं, सच से सामना होती है।
जुहू बीच की उस रात के बाद रुचिका और आरव के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। वह उसे अपनी अधूरी जिंदगी का सहारा समझने लगी थी और आरव हर मुलाकात में उसके चेहरे के पीछे छुपे अपराध को पढ़ रहा था। हर बार जब वह मुस्कुराती, आरव को याद आता कि यही मुस्कान कभी उसके अपने सपनों को तोड़ चुकी है। एक शाम रुचिका उसे अपने पुराने फार्म हाउस ले गई, जहां कभी आर्यन और वह छुट्टियां बिताया करते थे। जैसे ही आरव ने उस जगह की दहलीज पर कदम रखा, उसके दिमाग में टूटे फूटे दृश्य लौट आए, हंसी, वादे और फिर एक तेज धमाका। उसका सिर चकरा गया, मगर उसने खुद को संभाला। रुचिका ने उसकी हालत देखी तो घबरा गई। तुम ठीक हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, शायद इस जगह की हवा कुछ अजीब है। अंदर जाते ही उसने दीवार पर अपनी ही एक पुरानी फोटो देखी, आर्यन मल्होत्रा के रूप में, हाथ में रुचिका का हाथ। रुचिका ने जल्दी से वह फोटो हटा दी, जैसे किसी पाप को छुपा रही हो। यह मेरे पति की थी, उसने धीमे से कहा। आरव ने उसकी आंखों में देखा, क्या तुम उसे सच में भूल चुकी हो? रुचिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कुछ लोग यादों में जिंदा रहते हैं, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ जाती है। उसी रात आरव ने मीरा को फार्म हाउस का लोकेशन भेजा। यहाँ रुचिका के सारे गुप्त कागजात और विदेशी अकाउंट की फाइलें रखी थीं। अब उसके पास सब कुछ था, कानून के लिए भी और दिल के लिए भी। अगले दिन रुचिका ने अचानक कहा, आरव, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वह उसे एक सीक्रेट कमरे में ले गई। वहां एक सेफ खुला पड़ा था, जिसमें वही कागज थे जिनसे आर्यन की पूरी संपत्ति उसके नाम ट्रांसफर हुई थी। मैंने यह सब जिंदा रहने के लिए किया। रुचिका की आवाज कांप रही थी। विक्रम ने मुझे मजबूर किया। आरव अब और चुप नहीं रह सका। और अगर मैं कहूं कि वह आदमी अभी भी जिंदा है? रुचिका का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम क्या कह रहे हो? आरव ने जेब से अपना पुराना साइन किया हुआ कार्ड निकाला। आर्यन मल्होत्रा, चेयरमैन। उस पल कमरे की हवा जैसे जम गई। रुचिका समझ चुकी थी, धोखा अब भाग नहीं सकता था। रुचिका के हाथ से वह कार्ड गिर गया। उसकी आंखों में डर, पछतावा और अविश्वास एक साथ तैरने लगे। तुम तुम जिंदा हो? उसकी आवाज टूट रही थी। आर्यन शांत खड़ा था, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। तुमने मुझे मरवा दिया, रुचिका। अब मेरी बारी है सच को जिंदा करने की। रुचिका पीछे हटने लगी। नहीं, तुम नहीं समझते। विक्रम ने मुझे धमकाया था। अगर मैं उसका साथ न देती तो वह मुझे खत्म कर देता। आर्यन की आंखों में आग थी। और इसलिए तुमने मुझे खत्म करने की इजाजत दे दी। उसकी यादें अब पूरी तरह लौट चुकी थीं, रुचिका के साथ बिताई हर शाम, हर वादा, और फिर वो मीटिंग जहां उसने विक्रम से गुप्त समझौता किया था। तभी बाहर पुलिस की सायरन गूंजी। मीरा अपने लोगों के साथ फार्म हाउस के गेट पर पहुंच चुकी थी। रुचिका घबरा गई। आर्यन, प्लीज,
मैं तुम्हें अब भी प्यार करती हूँ। आर्यन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अगर यह प्यार है तो धोखा क्या होता है? रुचिका ने रोते हुए कहा, मैं सब वापस कर दूंगी, शेयर, पैसा, सब कुछ। बस मुझे बचा लो। आर्यन ने दरवाजे की तरफ देखा जहां मीरा आ रही थी। बचाना मेरा काम नहीं, रुचिका। इंसाफ करना है। मीरा ने अंदर आते ही सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए। फर्जी ट्रांसफर, विक्रम और रुचिका की रिकॉर्डिंग और विदेशी अकाउंट्स। रुचिका जमीन पर बैठ गई, जैसे उसकी पूरी दुनिया ढह गई हो। आर्यन ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया था। तुमने मुझे मौत दी। आज तुम बस वही पा रही हो जो तुमने बोया था। जब पुलिस उसे ले जा रही थी, रुचिका ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या कभी माफी मिल सकती है? आर्यन ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरते नहीं, बस इंसान को मजबूत बना देते हैं। फार्म हाउस के गेट से पुलिस की गाड़ियां निकल चुकी थीं। धूल और सायरन के बीच आर्यन मल्होत्रा अकेला खड़ा था, जैसे उसने एक पूरी जिंदगी पीछे छोड़ दी हो। उसके सामने खड़ी मीरा ने धीरे से कहा, अब सब खत्म हो गया, आर्यन। आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं मीरा, अब तो असली शुरुआत है। मैं वापस अपनी पहचान पा चुका हूँ, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी टूटी हुई है। रुचिका की गिरफ्तारी के बाद मीडिया में भूचाल आ गया। हेडलाइंस चीख रही थीं, मरा हुआ अरबती जिंदा निकला, पत्नी और बिजनेस पार्टनर का बड़ा धोखा। लेकिन आर्यन ने कैमरों से दूर रहना चुना। उसने अपना नाम, अपनी दौलत, सब कुछ फिर से अपने हाथों में ले लिया था, मगर दिल अब भी बनारस के उस घाट पर अटका था, जहां वह एक साधारण आरव बनकर जी रहा था। कुछ दिनों बाद वह अकेले वाराणसी लौट आया। गंगा की लहरें अब भी वैसी ही थीं, लेकिन आर्यन अब वही इंसान नहीं था। रमेश काका ने उसे पहचान लिया। बेटा तुम फिर आ गए। आर्यन मुस्कराया। हाँ काका, शायद खुद को ढूंढने। मीरा भी वहां पहुंची। तुम सब छोड़कर यहाँ? आर्यन ने नदी की तरफ देखते हुए कहा। कभी कभी असली अमीरी शांति होती है, मीरा। और वो मुझे यहाँ मिली थी। उसने तय किया कि वह अपनी दौलत से सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि इंसानियत भी बनाएगा। विक्रम और रुचिका की साजिश से तबाह हुए लोगों की मदद करेगा, नए स्टार्टअप्स को खड़ा करेगा और उन सपनों को जिंदा रखेगा जिन्हें लालच ने कुचल दिया था। मीरा ने उसकी तरफ देखा। और हमारा क्या? आर्यन हल्का सा मुस्कराया। हम नए सिरे से लिखी जाने वाली कहानी है। गंगा की हवा में एक नई उम्मीद घुल गई थी। धोखा खत्म हो चुका था, लेकिन एक नए आर्यन की कहानी अब शुरू हो रही थी। वाराणसी की सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ गंगा पर उतर आई थी। आर्यन घाट की सीढ़ियों पर बैठा था, जैसे अपनी ही जिंदगी के अगले अध्याय का इंतजार कर रहा हो।
कल तक जो आदमी अरबों का मालिक था, आज वह फिर से सादगी में सुकून ढूंढ रहा था। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। मीरा के फोन की घंटी ने हवा को चीर दिया। आर्यन, मुंबई से खबर है। विक्रम जेल से किसी तरह जमानत पर बाहर आ गया है। आर्यन की आंखों में पुरानी आग लौट आई। तो खेल अभी बाकी है। उसी शाम आर्यन बनारस से दिल्ली के लिए निकला। इस बार वह छुपकर नहीं, बल्कि अपने ही नाम की ताकत के साथ जा रहा था। दिल्ली के कॉरपोरेट सर्कल में विक्रम फिर से अपने संपर्क बना रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आर्यन ने अपनी एक नई कंपनी लॉन्च की। फीनिक्स कॉर्प नाम ही एक संदेश था, राख से उठने का। मीडिया में हलचल मच गई। सब जानते थे यह सिर्फ बिजनेस नहीं, बदले की रणनीति थी। मीरा ने कहा, तुम विक्रम से सीधे लड़ोगे? आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं उसे उसी दुनिया में हराऊंगा जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है, पैसे और ताकत में। कुछ ही हफ्तों में फीनिक्स कॉर्प ने विक्रम की कई कंपनियों के शेयर खरीद लिए। शेयर मार्केट में उसकी नींव हिलने लगी। विक्रम समझ चुका था कि यह हमला किसका है। एक रात उसे एक अनजान कॉल आया। तुम मुझे मार नहीं पाए, विक्रम। आवाज शांत लेकिन भारी थी। और अब मैं तुम्हारी हर चीज छीन लूंगा। विक्रम का हाथ कांप गया। आर्यन, शहर की रोशनी के बीच एक नया युद्ध शुरू हो चुका था। बंदूक का नहीं, दिमाग और धैर्य का। दिल्ली की चमकती सड़कों के पीछे अंधेरे सौदे होते हैं, और उसी अंधेरे में अब आर्यन मल्होत्रा और विक्रम राठौड़ की आखिरी जंग शुरू हो चुकी थी। फीनिक्स कॉर्प के शेयर रोज बढ़ रहे थे, और विक्रम की कंपनियां एक एक कर गिर रही थीं। मीडिया इसे एक बिजनेस वॉर कह रहा था, लेकिन आर्यन के लिए यह अपने टूटे हुए अतीत का बदला था। विक्रम ने पलटवार किया। उसने आर्यन के कुछ पुराने खातों पर टैक्स और फ्रॉड की जांच बैठा दी। खबरें आईं, क्या आर्यन की वापसी भी एक नया घोटाला है? मीरा ने घबराकर कहा, वह तुम्हारी छवि खराब कर रहा है। आर्यन शांत था। वह यही चाहता है कि मैं गुस्से में गलती करूं। मैं नहीं करूंगा। आर्यन ने अपने पुराने वफादार लोगों को बुलाया, शरद मेहता, कुछ ईमानदार बोर्ड मेंबर्स और युवा इन्वेस्टर्स। उसने उन्हें वो सारे सबूत दिखाए जो रुचिका और विक्रम के खिलाफ थे, लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं किए गए थे। हम एक ही वार में उसे गिराएंगे, आर्यन बोला। इसी बीच विक्रम ने एक खतरनाक चाल चली। उसने बनारस में रमेश काका को धमकी दी, ताकि आर्यन भावनात्मक रूप से टूट जाए। जब यह खबर आर्यन तक पहुंची, तो पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि डर आया। अगर उन्हें कुछ हुआ। मीरा ने उसका हाथ थामा। तुम्हारी ताकत तुम्हारी कमजोरी नहीं बनेगी। आर्यन ने तुरंत अपने लोगों को भेजा और रमेश काका को सुरक्षित दिल्ली बुला लिया। इस कोशिश में विक्रम की एक और साजिश उजागर हो गई, जिसे मीडिया में लीक कर दिया गया। जनता का भरोसा अब विक्रम से हटकर आर्यन की तरफ आने लगा।
अब आखिरी चाल बची थी। आर्यन ने फीनिक्स कॉर्प के जरिए विक्रम की मुख्य कंपनी के 51% शेयर खरीद लिए। कानूनी तौर पर वही अब मालिक बन चुका था। एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। विक्रम जब वहां पहुंचा तो उसके सामने आर्यन खड़ा था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। खेल खत्म विक्रम, आर्यन ने कहा। तुमने मेरी जिंदगी चुराई थी, अब मैंने तुम्हारी कंपनी ले ली। विक्रम हंसा, लेकिन उसकी आंखों में हार थी। तुम जीत गए आर्यन, लेकिन इस कीमत पर कि तुम फिर से वही निर्दयी अरबपति बन गए। आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं, मैं वो आदमी नहीं हूं जो तुमने समझा था। मैं वो इंसान हूं जो जानता है कि सब कुछ खोकर फिर उठना क्या होता है। दिल्ली की रात में एक साम्राज्य गिर चुका था और एक नया, बदले से नहीं बल्कि सीख से बना हुआ, खड़ा हो रहा था। बोर्ड मीटिंग के बाद विक्रम राठौड़ की दुनिया जैसे एक ही पल में ढह गई। उसकी कंपनियां फीनिक्स कॉर्प के कंट्रोल में चली गईं और मीडिया ने उसे देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट अपराधी घोषित कर दिया। लेकिन आर्यन जानता था, कानूनी जीत से ज्यादा जरूरी है इंसानी जीत। विक्रम को जब अपने ही ऑफिस से सिक्योरिटी ने बाहर निकाला तो वह पलटकर बोला, तुमने मुझे हरा दिया आर्यन, लेकिन तुम्हें क्या मिला? आर्यन कुछ पल चुप रहा। मुझे मेरी पहचान मिली और ये समझ भी कि असली ताकत बदला नहीं, बदलाव है। कुछ हफ्तों बाद आर्यन ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने घोषणा की कि फीनिक्स कॉर्प अब सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए काम करेगी जो बड़े खिलाड़ियों की साजिशों में कुचल दिए गए थे, छोटे निवेशक, कर्मचारी और वे परिवार जिन्होंने विक्रम और रुचिका की वजह से सब कुछ खो दिया था। मीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछा, क्या तुम फिर से वही अरबपति बनना चाहते हो? आर्यन मुस्कराया। अगर अरबपति होने का मतलब दूसरों की जिंदगी बदलना है तो हाँ, वरना मैं वही आरव हूं जो बनारस के घाट पर खुश था। इसी दौरान रुचिका की अदालत में पेशी हुई। जब उसे आर्यन के सामने लाया गया तो उसकी आंखों में शर्म थी। माफ कर दो, उसने फुसफुसाया। आर्यन ने कोई नफरत नहीं दिखाई। माफी तुम्हें अपने लिए मांगनी चाहिए रुचिका, मेरे लिए नहीं। फैसला आया, रुचिका और विक्रम दोनों को सजा। देश ने पहली बार देखा कि ताकतवर भी कानून से ऊपर नहीं। कुछ महीनों बाद आर्यन फिर से वाराणसी लौटा। गंगा की लहरें अब भी वैसी ही थीं। मीरा उसके साथ खड़ी थी। तो अब उसने पूछा। आर्यन ने दूर उगते सूरज को देखा। अब एक ऐसी जिंदगी जहां दौलत मेरी मालिक नहीं, मैं उसका मालिक हूं। और वहीं उस पवित्र नदी के किनारे एक टूटा हुआ अरबपति, एक संपूर्ण इंसान बन चुका था। वाराणसी की उस शांत सुबह के बाद आर्यन की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी। उसने कुछ समय घाटों पर बिताया, रमेश काका के साथ चाय पी और उन गलियों में चला जहां कभी वह आरव बनकर अनजान था। पर किस्मत उसे सादगी में छुपने नहीं देने वाली थी। देश भर से लोग उसके ऑफिस,
उसकी मदद और उसकी नई सोच की बातें करने लगे थे। फीनिक्स कॉर्प के तहत उसने एक खास योजना शुरू की, नया आरव मिशन, जिसमें उन युवाओं को फंड और ट्रेनिंग दी जाती थी जो ईमानदारी से कुछ बड़ा बनना चाहते थे। मीरा इस मिशन की आवाज बन गई। वह उन कहानियों को दुनिया तक पहुंचा रही थी जिन्हें बड़े उद्योगपति हमेशा दबा देते थे। एक दिन दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर आई। विक्रम जेल में दिल का दौरा पड़ने से मर गया था। आर्यन कुछ पल चुप रहा। तो उसका अंत यूं ही हो गया? मीरा ने धीरे से कहा, कभी कभी इंसाफ वक्त खुद कर देता है। लेकिन रुचिका अभी भी जिंदा थी, सजा काट रही थी। उसने जेल से एक पत्र भेजा, सिर्फ एक लाइन, काश मैंने तुम्हें पहचाना होता। आर्यन ने वह कागज गंगा में बहा दिया। कुछ पछतावे बहुत देर से आते हैं, उसने खुद से कहा। अब उसकी जिंदगी में न बदला था, न नफरत, सिर्फ एक मकसद। वह उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रहा था जिनके माता पिता विक्रम की साजिशों में बर्बाद हो गए थे। उसने साबित कर दिया कि एक अरबपति का दिल भी हो सकता है। मीरा ने एक शाम उससे पूछा, तुम्हें अब भी डर लगता है कि कोई फिर से धोखा देगा? आर्यन मुस्कराया, हाँ, लेकिन अब मुझे खुद पर भरोसा है। और वही सबसे बड़ी दौलत है। गंगा की लहरों के साथ उसकी कहानी आगे बढ़ रही थी। एक ऐसी कहानी जहां गिरकर उठने वाला इंसान सबसे अमीर बन जाता है। समय बीतता गया और आर्यन मल्होत्रा की कहानी अब सिर्फ अखबारों में नहीं, बल्कि लोगों की ज़बानों में गूंजने लगी थी। वह अब दिल्ली और मुंबई की दुनिया से दूर वाराणसी में अपने मिशन पर काम कर रहा था। फीनिक्स कॉर्प के तहत उसने छोटे कारोबारियों, युवाओं और जरूरतमंदों के लिए फंडिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया। मीरा हर बार उसके साथ रहती, उसकी कहानी बताती और लोगों को प्रेरित करती। धीरे धीरे आर्यन का नाम एक मिसाल बन गया। वह अरबपति जो दौलत के पीछे नहीं, इंसानियत के पीछे दौड़ता था। एक दिन फार्म हाउस पर बैठे हुए रमेश काका ने पूछा, बेटा, अब तुम फिर से वापस नहीं जाओगे क्या मुंबई, चमक धमक, बड़े सौदे? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, काका, अब मेरी दौलत सिर्फ पैसों में नहीं, लोगों की जिंदगी में है। यही मेरा असली साम्राज्य है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। और रुचिका? उसने पूछा। आर्यन ने गंगा की ओर देखा। रुचिका? जो हुआ वह हुआ। अब मैं अपने पुराने ख्मों को वहीं छोड़ चुका हूँ। इंसानियत और अपने लिए जीने की असली लड़ाई बाकी है। वह फार्म हाउस की छत पर खड़ा होकर सूरज की ओर देखता रहा। हर किरण उसके लिए एक नए अवसर, एक नई शुरुआत लेकर आई। अब वह केवल अरबपति नहीं था, वह प्रेरणा, उम्मीद और न्याय का प्रतीक बन चुका था। उसके दिल में अब न नफरत थी, न डर। सिर्फ एक स्पष्ट सोच थी, जो खोया उसे वापस पाना, और जो बाकी है उसे बेहतर बनाना। वाराणसी की गंगा के किनारे एक आदमी जिसने सब कुछ खोया,
फिर भी सब कुछ जीत लिया। यही था आर्यन मल्होत्रा की आखिरी और सबसे बड़ी जीत। और उसके साथ मीरा और रमेश काका। उसका नया सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जो सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि इंसानियत, विश्वास और नए अवसरों की कहानी थी। गंगा की लहरें अब भी शांत थीं, लेकिन उनके भीतर आर्यन की कहानी हमेशा बहती रहेगी। समय बीतता गया और वाराणसी में आर्यन मल्होत्रा की नई जिंदगी धीरे धीरे एक मिसाल बन गई। लोग अब उसे सिर्फ अरबपति नहीं, बल्कि इंसानियत का प्रतीक मानने लगे थे। फीनिक्स कॉर्प के तहत उसने कई युवा स्टार्टअप्स को मदद दी, गरीब बच्चों के लिए स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर बनाए और पूरे देश में एक नई सोच फैलाई कि दौलत और ताकत सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए भी हो सकती है। मीरा अब सिर्फ उसका सहकार्यकारी नहीं, बल्कि उसकी सबसे भरोसेमंद साथी बन चुकी थी। हर प्रोजेक्ट, हर योजना में वह उसके साथ थी और लोग उन्हें देखकर यह समझते थे कि असली ताकत सिर्फ अकेले में नहीं, बल्कि सही इंसानों के साथ मिलकर काम करने में है। एक दिन आर्यन गंगा किनारे बैठा था, चुपचाप लहरों को देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि अब वह बिल्कुल वही आदमी बन चुका था जो हादसे से पहले नहीं था, मजबूत, समझदार और अपने अतीत से सीख चुका। मीरा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, आर्यन, तुम्हें अब डर नहीं लगता? आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर? अब नहीं। अब मुझे पता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, इंसान अगर सही दिशा में खड़ा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। और हाँ, अब मैं अपनी जिंदगी खुद लिखता हूँ, किसी और के हाथों नहीं। उसने गहरी सांस ली और गंगा की लहरों की ओर देखा। उस क्षण उसे लगा कि जैसे उसकी पूरी जिंदगी ने उसे यह सिखाया, सपने टूट सकते हैं, धोखे मिल सकते हैं, पर असली जीत वही है जो भीतर से आती है। कुछ महीने बाद फीनिक्स कॉर्प ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, राइज अगेंस्ट चास, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों के युवा और परिवार जो आर्थिक या सामाजिक वजहों से पिछड़े थे, उन्हें शिक्षा, ट्रेनिंग और व्यवसाय का अवसर दिया गया। इस प्रोजेक्ट का मुख्य चेहरा और प्रेरणा आर्यन ही था। वाराणसी के घाटों पर फिर से शांति थी, लेकिन इस बार शांति में एक नया उत्साह था, एक ऐसा उत्साह जो दिखाता था कि एक आदमी जिसने सब कुछ खो दिया, उसने न केवल खुद को बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल दी। आर्यन मल्होत्रा अब सिर्फ नाम नहीं था, वह एक आदर्श, एक प्रेरणा और एक नई शुरुआत बन चुका था। और गंगा की लहरें जैसे उसकी कहानी को हमेशा बहाते हुए कह रही हूँ, जो गिरता है वही उठता है और जो उठता है वही इतिहास बनाता है। समय और भी तेजी से बीतने लगा। वाराणसी में आर्यन का नाम अब सिर्फ फीनिक्स कॉर्प तक सीमित नहीं रहा, लोग उसे बदलाव का प्रतीक कहने लगे थे। उसके प्रोजेक्ट्स ने छोटे गांवों, शहरों और उनके युवाओं की जिंदगी बदल दी थी। कभी जो आदमी करोड़ों की दौलत में खो गया था, अब वही आदमी साधारण जीवन में सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। एक सुबह आर्यन घाट पर बैठा था,
सूरज की लाल किरणें पानी पर चमक रही थीं। मीरा उसके पास आई। आर्यन, तुम्हारी कहानी अब तो पूरे देश में प्रेरणा बन गई है। लोग पूछते हैं, कैसे तुमने सब कुछ गवा कर भी सब कुछ पाया? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। सबसे बड़ी दौलत सिर्फ पैसा या ताकत नहीं होती, मीरा। यह होती है अनुभव और सीख, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर भरोसा। मैं पहले डरता था, धोखा, मौत, हर चीज। अब मैं जानता हूं कि असली जीत वही है जो भीतर से आती है। तभी एक कार घाट पर रुकी। आर्यन ने देखा, मुंबई से एक नया व्यक्ति बाहर आया, जो अपने आप में महत्वाकांक्षी और तेज नजर आता था। उसने आर्यन को देखकर हाथ हिलाया। सर, मैं आपके मिशन में शामिल होना चाहता हूं। मैं भी बदलाव लाना चाहता हूं। आर्यन ने उसकी ओर देखा, आंखों में गंभीरता थी। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो, तो सिर्फ बोलने से नहीं, काम करने से ही साबित करना होगा। हमारे यहाँ दौलत या नाम नहीं, सिर्फ इरादा चलता है। वही आदमी सिर झुकाकर बोला, मैं तैयार हूं। आर्यन ने मीरा की तरफ देखा। देखा, मीरा, यही असली काम है। दुनिया बदलने के लिए हर दिन नए लोग चाहिए, और हर दिन नए सपने। गंगा की लहरें अब भी शांति से बह रही थीं, लेकिन उनमें एक नई ऊर्जा थी, जैसे आर्यन की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि उन लोगों की भी बन रही थी जो उसके पीछे चलना चाहते थे। और इसी बीच आर्यन ने फैसला किया, अब वह न सिर्फ फीनिक्स कॉर्प के लिए, बल्कि पूरे देश में एक प्रेरणा का प्रतीक बनेगा। वह जान चुका था कि असली दौलत और असली ताकत तब होती है, जब आप दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। वाराणसी के घाट, गंगा की लहरें और आर्यन मल्होत्रा तीनों अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे थे, जहां धोखा, नुकसान और मौत के बाद भी सिर्फ इंसानियत और उम्मीद की जीत थी। यह कहानी अब खत्म नहीं हुई, यह हर उस इंसान के लिए बहती रहेगी जो गिरकर भी उठना चाहता है।